आम लोगों के साथ जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कृष्णानगर पुलिस जिले की पहल पर और नवद्वीप पुलिस स्टेशन के प्रबंधन में अत्यधिक ठंड को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल, मच्छरदानी और खाना पकाने के उपकरण प्रदान किए गए। नवद्वीप पुलिस स्टेशन के प्रबंधन में आयोजित कार्यक्रम में नवद्वीप शहर के विभिन्न शहरी वार्डों और ग्रामीण इलाकों में 470 गरीब और असहाय लोगों को कंबल, मच्छरदानी और खाना पकाने के उपकरण सहित अन्य सामान दिए गए। इस अवसर पर कृष्णानगर पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक अमरनाथ, नवद्वीप के विधायक पुंडरीकाक्ष शाह इस अवसर पर कृष्णानगर पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक अमरनाथ, नवद्वीप के विधायक पुंडरीकाक्ष शाह, मेयर विधान कृष्ण शाह, नवद्वीप पंचायत समिति के अध्यक्ष मुंजरानी घोष और नवद्वीप नगर पालिका के विभिन्न वार्डों के पार्षद और विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रमुख समारोह में उपस्थित थे। শান্তি হোক, এই পুলিশ দাদারা দিল। এরপরে আমরা আমাদের কিছু উপদেশ শুনে নেব আমাদের সিনিয়র লিডার এমএলএ নবদ্বীপ সাহেবের কাছ থেকে আমাদের আজকের এই সম্বন্ধে উনি কতটা স্যাটিসফাইড হয়েছেন কিনা। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए घोटाले के बिचौलिए प्रसन्ना राय से संबंधित कई ठिकानों पर गुरुवार की सुबह छापेमारी की। यह छापेमारी पश्चिम बंगाल के बालाका आवासन में की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक राय के न्यू टाउन घर और कार्यालय की तलाशी ली जा रही थी। राय को 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 24 परगना के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। ईडी ने इस घोटाले के बिचौलिए प्रसन्ना राय से जुड़े इलाकों पर छापा मारा है। ईडी सूत्र के मुताबिक प्रसन्ना कुमार राय के पास 400 से ज्यादा जगहों पर संपत्ति है। ईडी ने गुरुवार सुबह से दक्षिण 24 परगना के न्यू टाउन बालाका निवास आइडियल बिला के 2 घरों सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। दरअसल शिक्षक भर्ती मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष की शिकायत में टीएमसी महासचिव का नाम सामने आया था। घोष ने आरोप लगाया था कि भर्ती मामले में अभिषेक बैनर्जी का नाम लेने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा था, जिसके बाद स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बैनर्जी को पेश होने के लिए कहा गया था। घोष इस मामले में आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। सिर्फ देश में ही राम नाम नहीं गूंज रहा है, बल्कि दुनिया में जहां भी हिंदू है, राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साहित है। इस बीच अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के हिंदुओं को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बनगांव के विधायक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को अक्षत सौंपा। इस दौरान दोनों देशों के सीमा प्रहरियों के जवान भी मौजूद थे। बांग्लादेश के हिंदू पारंपरिक समुदाय के लोगों को पेट्रोपल सीमा पर अयोध्या की पुण्य भूमि से लाए गए पूजित चावल को बांग्लादेशी पारंपरिक हिंदू धर्म के लोगों को सौंप दिया गया। इसमें राम जन्मभूमि की तस्वीर वाला एक पर्चा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री के संदेश के विषय में भी बताया गया। 22 तारीख को बांग्लादेश में सभी हिंदुओं को अपने घरों पर शाम के दीपक जलाने के लिए अनुरोध किया गया। दिन के इस कार्यक्रम में दोनों देशों के सीमा प्रहरियों के जवान भी मौजूद थे। बांग्लादेश के हिंदू पारंपरिक धर्म के लोग राम जन्मभूमि से अक्षत चावल पाकर काफी खुश दिखे। पूरी दुनिया के साथ साथ बांग्लादेश के लोग भी इस शुभ दिन का गवाह बनेंगे। রাম মন্দিরের যে চাল সেটা বাংলাদেশে পাঠালেন, কি বলবেন? দেখুন, এরা সমগ্র সনাতনী হিন্দুদের গর্বের বিষয়। দীর্ঘ 500 বছর ধরে যে প্রভু রামচন্দ্র তার জন্মস্থানে তার সেই জায়গায় যেখানে পূজিত হওয়ার কথা সেখানে হতে পারেনি। আজকে আগামী 22শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং সমগ্র ভারতবর্ষের সনাতনীদের যে মহৎ লড়াইয়ের ফল আগামী 22 তারিখ পেতে চলেছে। সেই উদ্দেশ্যে অযোধ্যা যে অক্ষত প্রসাদ, অক্ষত যে চাল, সেই চালটাকে বাংলাদেশের যেসব হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আছে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে দেখা গেল খানিক সময়ের জন্য হলেও যে দুই দেশের যে কাঁটাতারের যে ভাগ শেষে আজকে অযোধ্যা রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে। এটা শুধু ভারত বা বাংলাদেশে নয়, গোটা হিন্দু জাতির গর্বের একটা দিন। আর এই রাম মন্দিরের প্রসাদ হাতে পেয়ে একজন বাংলাদেশি হিসেবে নিজেকে আমরা গর্বিত মনে হচ্ছে। এই রাম মন্দিরের অক্ষত চাল পাঠানোর জন্য
বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে সবাইকে, বিশেষ করে ML অশোক কীর্তনিয়া দাদাকে ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট ছাত্র মহাজোটের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ। জয় শ্রীরাম। আপনার নাম এবং কি পদে আছেন? আমার নাম শ্রী অমল अधिकारी। शराबी ड्राइवरों को टिकट देने के लिए यमराज ने उठाई कदम। अचेतन में जागरूकता लाने के लिए ट्रैफिक की नई पहल। एक युवक शराब पीते हुए हेडफोन के साथ हेलमेट और चश्मा पहनकर बाइक चला रहा था और स्वयं यमराज उस युवक को नरक का टिकट देने के लिए गदा उठाए खड़े थे। दुर्गापुर के गांधी चौराहे पर नई ट्रैफिक प्रतिमा को देखकर नासमझ भी जागरूक हो रहे हैं। शहर की सड़कों पर लापरवाह रफ्तार से हर जगह निर्दोष लोग मर रहे हैं, लापरवाह बाइकर्स भी मर रहे हैं। इस दुर्घटना को रोकने के लिए राज्य भर में सेफ ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम यातायात क्षेत्र के माध्यम से जागरूकता की विभिन्न पहल। दुर्घटना के कारण सड़क पर गिरने वाले रक्त की एक भी बूंद रोकने के लिए दुर्गापुर के औद्योगिक क्षेत्र में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के यातायात विभाग ने एक नई जागरूकता लाई है। दुर्गापुर के गांधी चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड पर गदा उठाए नशे में धुत बाइक चालकों को खुद यमराज ने दे रहे हैं ड्राइवर को सीख। इन मूर्तियों के आगे लिखा है, गाड़ी चलाते समय शराब ना पिए, हेलमेट पहन कर चले, हेडफोन का इस्तेमाल ना करें। इन दोनों दुर्गापुर ट्रैफिक गार्ड जागरूकता प्रतिमाओं का उद्घाटन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी ट्रैफिक बीजी सतीश पशुमर्थी ने किया। एसीपी ट्रैफिक 3 तुहिन चौधरी, प्रशासनिक परिषद के 2 सदस्य राखी तिवारी, धर्मेंद्र यादव और अन्य यातायात अधिकारी उपस्थित थे। प्रतिमाओं के अनावरण के अलावा निजी विद्यालय के छात्र छात्रा द्वारा पदयात्रा के माध्यम से जागरूक किया गया। लापरवाही पूर्वक गति से वाहन न चलाकर यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित घर पहुंचे। सड़के पर खून बहाए बिना लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान करें। ड्राइवरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ड्राइवर स्थानीय लोगों यातायात पुलिस के साथ रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। हेलमेट भी शामिल है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी ट्रैफिक बीजी सतीश पशुमर्थी ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा है। सभी वाहन चालकों और आम लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक किया जा रहा है। প্রোগ্রামের অন্তর্গতে আমরা আজকে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করেছি, পাশাপাশি আমরা একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পও করেছি। আর এই প্রোগ্রামে স্কুল স্টুডেন্টস দুর্গাপুরে অন্যান্য স্কুল থেকে আমরা স্কুল স্টুডেন্টসকে নিয়েছি। আর ওরা ভালো এনথুজিয়াস্টিক্যালি ভাগ নিয়েছে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে। আর কালচারাল প্রোগ্রামও কিছু হয়েছে। মেইন উদ্দেশ্য এটাই যে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রোগ্রাম আছে, ট্রাফিক রুলস ট্রাফিক আইনকে মেনে চলতে হবে। তো এটাকে অ্যাওয়ারনেস আরও ভালোভাবে দেওয়ার জন্য এই প্রোগ্রামটা করেছি। যে স্ট্যাচু করা হয়েছে, স্ট্যাচুগুলোর মাধ্যমে কি সচেতনতা করা হচ্ছে? হ্যাঁ, তো যেহেতু জায়গাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জাংশন আছে, তো স্ট্যাচু করলে স্ট্যাচু মানে ইম্পর্টেন্ট জায়গাতে রাখা হয়েছে যে মানুষ যাতায়াত করার সময় এটাকে দেখে আরও ভালোভাবে বুঝে কি ট্রাফিক রুলসের ইম্পর্টেন্সটা কী আর ট্রাফিক রুলসকে ফলো করতে হবে বলে। যে ডেটা দেখাচ্ছে কি অ্যাক্সিডেন্ট গত 4-5 বছরের যে আগে তো একটু কাটিয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে আরও প্ল্যানিং করতে হবে আরও ভালোভাবে। এর জন্য শুধু পুলিশ বা যে সরকারি ডিপার্টমেন্টস আছে শুধু ওদের দায়িত্ব নেই, অ্যাওয়ারনেসও প্রোগ্রামও করছি আর অ্যাসিস্ট্যান্স দিচ্ছে, যেখানেকে হেল্প অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স দিচ্ছি। আর ভালো কোঅর্ডিনেশন ডিস্ট্রিক্ট रोड सेफ्टी कमेटी मीटिंगेও। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज को पुनः महाकमा का दर्जा प्रदान करने की मांग पर गुरुवार को रानीगंज सिटीजन्स फोरम ने पश्चिम वर्धमान जिला शासक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि रानीगंज को एक बार फिर से सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए। रानीगंज सिटीजन्स फोरम के इस धरना प्रदर्शन के दौरान फोरम के सदस्यों के साथ साथ रानीगंज के कुछ विशिष्ट व्यक्ति भी मौजूद थे। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें की। एडिटिंग तो तुम लोग करेगा ही। आज हम रानीगंज वासी डीएम ऑफिस के सामने धरना पे बैठे हैं। हमारी एकमात्र एक ही डिमांड है कि रानीगंज को फिर से सब डिवीज़न बनाया जाए।
हम रानीगंज वासियों को उपेक्षित किया जा रहा है। हमारे रानीगंज का डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हम चाहते हैं कि हमारे रानीगंज को डेवलप करने के लिए इसको सब डिवीज़न का दर्जा दिया जाए, ताकि जो भी सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही है उसका हमें मिले हमें आफ्टर सब डिवीज़न। इसी कारण से आज रानीगंज वासी इतने ठंड होने के बावजूद भी हम डीएम ऑफिस के सामने धरना में बैठे। वहीं रानीगंज सिटीजन्स फोरम की इस धरना प्रदर्शन के दौरान रानीगंज के करीब 400 के आसपास नागरिक मौजूद थे। আমরা রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরামের পক্ষ থেকে অ্যাকচুয়ালি সবাই মিলে এসেছি। সরকারের কাছে দাবি করছি একটাই, সেটা হচ্ছে আমাদের রানীগঞ্জটাকে অতীতে যেটা ছিল রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন হিসেবে আমাদের ঘোষণা করা ছিল যে 1847 সাল থেকে 1906 সাল অবধি। आज हम लोग रानीगंज टाउन की तरफ से आए हैं। हम लोग का जो रानीगंज टाउन पहले सब डिवीज़न था, लेकिन बहुत दिन पहले इसको सब डिवीज़न का जो खिताब था वो छीन लिया गया। तो वहाँ हम लोग का जो पब्लिक है सबको बहुत ट्रबल हो रहा है। रानीगंज शहर का जो रास्ते हैं वो उसमें इतनी प्रेशर बढ़ गया है, इतनी पब्लिक हो गई है कि दिन भर वो जाम ही ख़त्म नहीं होते हैं। ये सब चीज़ों को लेकर के और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। म्यूनसिपलिटी सिटीजन फोरम की तरफ से आए हैं और हम लोग की एक डिमांड है, बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि रानीगंज को दोबारा सब डिवीज़न बनाया जाए। सब डिवीज़न बनाने से हम लोगों को बहुत सारी सहूलत मिलेगी, जिससे आज हम लोग महरूम हैं। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले एडीएम साहब से मिले, मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम लोग गौर करेंगे और कोशिश सिटीजन फोरम की तरफ से आए हैं और हम लोग की एक डिमांड है, बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि रानीगंज को दोबारा सब डिवीज़न बनाया जाए। सब डिवीज़न बनाने से हम लोगों को बहुत सारी सहूलत मिलेगी, जिससे आज हम लोग महरूम हैं। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले एडीएम साहब से मिले, मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम लोग गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा डीएम साहब से भी मिले। तो हम लोग यही ख्वाहिश है कि रानीगंज को सब डिवीज़न जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि हम लोग सब चीज़ों से लाभ उठा सकें। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद अनवर। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसे लेकर पूरे देश के साथ साथ रानीगंज कोयलांचल में भी लोगों को भारी उत्साह देखा जा रहा है। रानीगंज के लगभग 150 वर्ष प्राचीन प्रख्यात श्री सीताराम जी मंदिर में भी मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों में गजब का उत्साह देखी जा रही है। अभी से मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बिमल बाजोरिया, सचिव प्रदीप सराया ने बताया कि 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर रानीगंज में भी लोगों का उत्साह चरम पर है। सजाने के लिए एक मिनट, श्री राम प्रभु को सजाने के लिए आप जी जान से जुटे हुए हैं। आप सभी पंडित जुटे हुए हम देख रहे हैं कि आपने बताया कि आपके कमेटी ने बताया कि दिल्ली से आपने विशेष प्रकार के कपड़े उस दिन के लिए मंगाए हैं श्री राम प्रभु के लिए। क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? भगवान का ड्रेस है, श्रृंगार का सामान है, माला है और सभी प्रकार के ड्रेस है। सभी साथ जितने दरबार यहाँ हैं अलग अलग कलर के पंचरंगा ड्रेस है। रात में आया है और उससे हम लोग सब मिल करके तैयार करेंगे, भगवान को सजाएंगे। 22 जनवरी के लिए तैयारी चलेगी। 22 जनवरी के लिए हम लोग करेंगे उसी दिन। इस ड्रेस में क्या खासियत है कि आप बोल रहे विशेष प्रकार के ड्रेस है? इस ड्रेस में क्या विशेषताएं हैं जो आप? सितारे लगे हुए हैं, सितारे लगे हुए हैं, स्वस्तिक बना हुआ है, ओम बना हुआ है। इसलिए इसे प्रकार विशेष रूप से भव्य रूप में बनाया गया है। क्या यह मंदिर कमेटी वाले लोग पहली बार मंगाए हैं दिल्ली से ड्रेस, या इसके पहले भी कभी आई? पहले भी आई है। इस बार आप विशेष रूप से आयोजन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 22 तारीख को लेकर रानीगंज के वंश प्लाट नेताजी सुभाष मार्ग सहित अन्य मार्गों को जय श्री राम के झंडे लगाए जा रहे हैं। बड़ा बाजार में रामनवमी की तरह जय श्री हनुमान के खूब झंडे बिक रहे हैं। सभी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स तथा हिंदुओं की बिल्डिंग में विद्युतीय लाइट लगाए जा रहे हैं। वृंदावन धाम समिति अपार्टमेंट में 21 तारीख से 24 प्रहर रामायण पाठ, 22 तारीख को सैकड़ों दीपक जलाकर रामलला के मंदिर में आगमन की स्वागत की जाएगी। सभी मंदिर कमेटी अपने अपने स्तर से इस दिन के लिए तैयारी में जुट रहे हैं।
शहर के राम भक्त का कहना है कि 22 तारीख को पूरे रानीगंज में माइक लगाकर एक ही भजन लगाकर बजेंगे और वो भजन है स्वाति मिश्रा के गाए भजन मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश राममय हो गए। इसी क्रम में हम कोयला अंचलवासी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम देख रहे हैं रानीगंज के प्रसिद्ध सीताराम जी भवन मंदिर में भी भव्य रूप को सजाया जा रहा है। श्री राम प्रभु को और उनके सपरिवार को और साथ ही हनुमान प्रभु को भव्य रूप से सजाने का कार्य आप लोग के द्वारा किया जा रहा है। क्या योजना है आपकी 22 जनवरी की? आप क्या विशेष रूप से व्यवस्था कर रहे हैं हमारे इस कोयलांचल के प्रसिद्ध श्री सीताराम जी मंदिर में? सबसे पहले हमारे भी जो राम प्रभु अयोध्या पधार रहे हैं उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, पूरे रानीगंज वासियों को बहुत अभिनंदन करता हूं। सीताराम जी मंदिर रानीगंज ये बहुत ही पुरानी राम जी की मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इसको हम लोग इस बार ये 22 तारीख के लिए एक भव्य आयोजन करने की व्यवस्था यहाँ पर करने जा रहे हैं हमारी पूरी कमेटी के साथ मिलके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सब भगवान को सब नए वस्त्र पहना रहे हैं। जो वस्त्र अभी दिल्ली से बन के आया है हमारे पास, वो वस्त्र सब हम पहनाएंगे। पूरे मंदिर को भव्य रूप से लाइट और फूल द्वारा सजाया जाएगा। उसके बाद 22 तारीख को सुबह से यहाँ पर प्रोग्राम किया जाएगा। सुबह 9 बजे अभिषेक होगा भगवान का। उसके बाद 12:30 बजे से पूजा है। पूजा के बाद 12:30 बजे ज्योत जलाई जाएगी। फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा 108 पंडित और पब्लिक के द्वारा। उसके बाद 4 बजे से महिला समिति के द्वारा सुंदरकांड का पाठ सस्वर के साथ किया जाएगा और 6 बजे के बाद फिर यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन होगा। तो मैं सीताराम जी मंदिर कमेटी की ओर से सभी को ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ज़रूर आवें मंदिर में, भगवान श्री राम प्रभु और सभी देवी देवताओं का यहाँ पर दर्शन करें। और प्रदीप जी, आप इस मंदिर कमेटी के सचिव हैं, आप बताएं। आसनसोल नगर निगम की कमिश्नर आकांक्षा भास्कर की अध्यक्षता में आज उनके चेंबर में प्रदूषण को लेकर एक जरूरी बैठक हुई, जिसमें आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों के अलावा सेल ISP से अधिकारी भी आए थे। इस बारे में आकांक्षा भास्कर ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। सिटी लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो इस पे हम लोगों के मूल रूप से 2 चीज़ों पे काफ़ी विचार हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो प्रोग्रेस था इस मंथ का वो सेटिस्फैक्ट्री है, जो कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया। बट फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। तो हम सेल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, उनके जो कोल शेडिंग एरियाज़ है वहाँ से जिस तरह का पार्टिकुलेट मैटर का सोर्स बनता है वो, तो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं। हम लोगों ने कोलैबोरेट किया उस बात पे कि अगर उस चीज़ में और कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम लोग शेयर करेंगे हमारा डेटा उनके साथ। और जो उसको छोड़ के जो दूसरे इश्यूज़ हैं, जैसे कि जगह जगह गार्बेज बर्निंग हो रही है, उस पे AMC खूब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी और क्विक एक्शन लेगी, ताकि इस तरह के अभी एक्चुअली इस वेदर में इतना ठंड बढ़ गई है तो कई सारे लोग उस तरह से आग सेकते हैं जला के, विच इज़ अगर आप मानवें थोड़ा उस तरह से सोचें तो अब क्या कर सकते हैं वो। तो उस चीज़ के ऊपर भी हम लोगों का थोड़ा विचार चल रहा है कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सके। मैडम, एक बड़ा समस्या आपके ही इलाके में है कॉर्पोरेशन का, वार्ड नंबर 21, उनके इर्द गिर्द इलाका जितना भी है उस जगह पे प्लास्टिक बर्निंग एवरी डे हो रहा है, रोज की रोज। राइट। जिसके कारण पॉल्यूशन दफ्तर के एकदम 100 मीटर के अंदर ही हो रहा है रेगुलर, मगर उस पर कोई अभी भी नकेल नहीं कसा गया, ना हम लोग दिखवा लेते हैं। अगर इस तरह का एक्शन हो तो हम लोग ज़रूर इस पर कार्रवाई कर लेंगे, अगर वो सच में इस तरह से इलीगली बर्न कर रहे हैं। ठीक है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पश्चिम बर्धमान जिले के युवा तृणमूल सचिव अशरफ खान के नेतृत्व में आज रानीगंज के वार्ड नंबर 91 में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रानीगंज विधायक व ADDA चेयरमैन तापस बैनर्जी, रानीगंज टाउन TMC अध्यक्ष रुपेश यादव, रानीगंज बोरो 2 के चेयरमैन मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा तथा अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अगर सामाजिक कार्य नहीं करेंगे तो वह जनता से जुड़ नहीं पाएंगे।
तृणमूल कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच रहता है, जनता के लिए कार्य करता है। कोरोना काल में भी तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की थी। रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में आज इस रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रक्तदान शिविर में जिन्होंने भी रक्तदान किया है उनको वह धन्यवाद देते हैं। वहीं अशरफ खान ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, शायद इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान यानी जीवन दान। उन्होंने कहा कि आज मौसम थोड़ा खराब है, इस वजह से इस शिविर के आयोजन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन उनको उम्मीद है कि जो उन्होंने लक्ष्य रखा है 50 यूनिट रक्त संग्रह का, वह पूरा करेंगे। স্বেচ্ছায় রক্তদান যেটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য, একটু বার্তা দিবেন না? ধন্যবাদ। আমরা সমন্বয়ের বার্তা যাচ্ছে, যেখানে একটা সম্প্রীতির বার্তা যাচ্ছে, সেই জায়গায় দরজায় দরজায় ঘুরে বিরোধের যারা কথা বলছেন তার প্রতিবাদে কিন্তু আমরা 22 তারিখে আমরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে একটা সংগতির মিছিল করব। আমরা দেখিয়ে দেব, আমরা বুঝিয়ে দেব যে ভারতের মানুষ, ভারতের সব ধর্মের লোক একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়, নাকি একের উপরে লাঞ্ছন লাগে। ভোটের জন্য কাজ করে সেই দল কিন্তু টিকে থাকে না, সমাজের সর্বস্তরে তাকে থাকতে হয়। সত্যি ভিত্তিক রাজনীতি রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে রক্ত এমন একটা জিনিস যেটা বাজারে কিনতে পারে, সে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে রক্তটাকে মানবদেহ থেকেই রক্ত সংগঠিত করতে হয়। আরেকটা এই রক্ত জাত বা ধর্মের কথা উদ্যোগের কথা বলে, এই রক্ত কার কাছে যাবে কেউ জানে না। সে হিন্দু না মুসলমান, শিখ না পার্সি না খ্রিস্টান, বুদ্ধ না জৈন, সভাপতি যে দাতা সে জানতেই পারে রক্ত কার কাছে গেল। সে শুধু জানতে পারবে তার এই রক্ত একটা মানুষের মুমূর্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচাবে আর কি। আর আগে রক্ত খালি একটা ভাবেই কাজে লাগবে, এখন রক্ত প্লাজমা কাজে লাগে। রক্তকে 3 ভাগে আমরা ভাগ করে, মানে কোনো রক্তই ফেলা যায় না আর কি। আগে যেমন তার গ্রুপে নেওয়া রক্তটা ফেলে দেওয়া হতো, এখন গ্রুপের কোনো ব্যাপার নয়, রক্ত প্লেটলেট কাউন্টে রক্ত লাগে। ইন্ডিভিজুয়ালি কারো নাম দিতে চাই না, কারণ এখানে যারা যারা উপস্থিত আছে প্রত্যেকজনই আমাদের এই শুভ কর্মে তারা সহযোগিতা করেছে। মানুষ অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে, অনেক মানুষ বলে না যে আমরা অর্থ দান মানুষকে করি, কেউ বস্ত্র দান করে, কেউ শীতকালের মধ্যে মানুষকে কম্বল দান করছে, কেউ দুস্থ মানুষদেরকে 2 মুঠো চাল দিয়ে মানুষকে সাহায্য করছে। তো এইরকম একটা সাহায্য, যে সাহায্য মানুষের যারা মৃত্যু মুখে যে সমস্ত মানুষ তাদের জন্য পাশে দাঁড়ানোর জন্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। शेख शाहजहां के भाई शेख अलमगीर को संदेश खाली मामले के कानून पर पूरा भरोसा है। जस्टिस जय सिंह गुप्ता के आदेश के 24 घंटे के भीतर संदेश खाली शेख शाहजहां के घर मछली हेचरी और भट्टे में 9 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और दिन रात निगरानी में ले लिया गया है। कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इस पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस सुरक्षा स्थापित कर दी गई है। फिर आज कोर्ट की निगरानी में एक सीट का गठन किया गया है, जहां कहा गया है कि जांच IPS रैंक के पुलिस अधिकारी और CBI के उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों की देखरेख में जारी रहेगी। 12 फरवरी तक कोर्ट की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद शेख शाहजहां के भाई शेख अलमगीर ने कहा कि राशन भ्रष्टाचार मामले में शेख शाहजहां का नाम सामने आ रहा है। हमें कोर्ट के फैसले पर पूरा भरोसा है। हम स्वीकार करते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून कानून का पालन करेगा। দেখুন, আমি বারবারের মতো বলেছি যে আমরা আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা না ঘটলে ভালো হতো, তারপরে ঘটনা ঘটে গেছে যেটা, তার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত এবং মর্মাহত। আমি মনে করি আইন যেভাবে চলছে, আইনের উপরে আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। যে মহামান্য আদালত একটা সিট গঠন করার কথা বলেছেন, তারা নিশ্চয়ই, যারা তদন্তকারী অফিসাররা, তারা নিশ্চয়ই সঠিক তদন্তটা করবেন এবং সঠিক নির্বাচন করে দোষীরা সাজা পাবে। এবং সাথে সাথে শেখ শাহজাহান যদি রেশন কেলেঙ্কারিতে দুর্নীতিগ্রস্ত হয় বা কোনো রকম জড়িত থাকে, সেটাও সত্যিটা নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। কারণ এটা মনে করি আইন ঠিক সঠিক সিদ্ধান্তটা নেবেন। আমি এখনো পর্যন্ত তার ছোট ভাই হিসেবে আইনের ওপরে আমরা পূর্ণ আস্থা রাখছি। কারণ
যেভাবে একের পর এক বিভিন্নভাবে যখন শুভেন্দু অধিকারীরা বসিরহাটে এসে তারা বলছে শেখ শাহজাহানকে দেখে নেব, তার পাতাতাড়ি গুটিয়ে দেব, তার ঠিক কয়েকদিন পরেই যখন ইডি বাড়িতে আসে, সেখানে একটা প্রশ্ন কিন্তু সাধারণ মানুষ, শুধু আমি কেন, সাধারণ মানুষ, এই সন্দেশখালী মানুষের মনে থেকেই যায় যে তাহলে কি এটা পূর্ব পরিকল্পিত, না এতে কোনো রাজনৈতিক সাজেশ আছে। অতএব এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা মনে করি এই যে সন্দেহ মানুষের, এই যে সন্দেহের তীর, সেটা আমরা আইন অবশ্যই সেটাকে পরিষ্কার করবে। কাউকে এইভাবে মিথ্যেভাবে কালিমালিপ্ত করা যায় না, যার জন্য আমরা আইনকে এখনো পর্যন্ত, আইনের ওপরে আমি বলছি কেউ নই আমরা, আইন নিশ্চয়ই এর একটা সঠিক ব্যবস্থা করবে এবং যারা টার্গেটপূর্ণভাবে টার্গেট করা হচ্ছে বা বিভিন্নভাবে রাজনৈতিকভাবে টার্গেট করছে তাদের মুখে চুনকালি পড়বে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। 6 रजब उर्दू तारीख यानी 18 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में आज हिंद के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जन्मदिन मनाया गया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में एक ऐसे वली जिनका पूरी दुनिया में बोलबाला है और सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हर धर्म के लोग उनको मानते हैं, चाहे वह किसी धर्म के हो। आज 6 रजब उर्दू के ख्वाजा गरीब नवाज की वेलेदात यानी उनकी आज पैदाइश की खुशी में हिंदुस्तान के साथ साथ रानीगंज भी देखने को मिली है। रानीगंज के राजाबांध, रोनाई शरीफ, हसीना मोड़, हुसैन नगर, गिरजापाड़ा, तार बंगला, पूरे रानीगंज में ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म मनाया जा रहा है। ऐसा ही नज़ारा रानीगंज में भी देखने को मिला। कई जगहों पे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर लंगर बनाकर लोगों में बांटा जा रहा है। पूरे रानीगंज को दुल्हन की तरह सजाया गया। उनके मानने वाले में एक खुशी की लहर नजर आ रही है। देश वगैरह में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं सभी लोग हुजूर ख्वाजा नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाते हैं। यकीनन उनका बहुत बड़ा एहसान हिंदुस्तान पे है। आज हम उनसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया है। उनका बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने हमें मदीने पाक से कुरान ला कर दिया है, जो आज हमारे पास घर घर मौजूद है। और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है कलमा शरीफ, कुरान की तिलावतें, अज़ान, नमाज़ें हो रही हैं, ये उनका बड़ा एहसान है। और अगर वो आज ना आते तो हिंदुस्तान में वो भी कलमा नहीं होता, कुरान, नमाज नहीं होती। इसलिए उन्होंने यहाँ आकर के अपने इखलाक, अपने किरदार और मोहब्बतों से इस्लाम को फैलाया है और जो लोग बहके हुए थे उनको सीधे रास्ते पर चलाया है। इसलिए हम लोग उनको मानते हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेरी औलाद से मोहब्बत करता है गोया मुझसे मोहब्बत करता है। और ख्वाजा नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे नबी की आल हैं, उनकी औलाद हैं, इसलिए हर मुसलमान उनसे मोहब्बत करता है। यकीनन जो ख्वाजा नवाज से मोहब्बत किया उसने नबी से मोहब्बत किया, नबी से मोहब्बत किया उसने खुदा से मोहब्बत किया। और इश्क़ की बुनियाद होगी जो हमारी आखिरत में नजात होगी, कामयाबी होगी। इसलिए हम चाहते हैं हर जवान उससे मोहब्बत करे और उनके जो हुक्म, उनका जो फरमान है उस पर अमल करता रहे। इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे और क़यामत में इंशाअल्लाह हमारी शफ़ाअत करवाएंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। अजय नदी से बालू की तस्करी करते 6 बदमाशों को रंगे हाथ पकड़ा गया। पानवेश्वर में अजय नदी से अवैध रूप से रेत उठाई गई और राज्य के विभिन्न हिस्सों में तस्करी की गई। अजय के रेत की तस्करी मुर्शिदाबाद, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी वर्धमान, बीरभूम समेत विभिन्न इलाकों में की जाती थी। बुधवार की रात पांडवेश्वर थाने की पुलिस ने एक ट्रक में अजय की रेत की तस्करी करते हुए 6 को गिरफ्तार किया था। उत्तर 24 परगना हरोबा के निवासी हिजाउल मुल्ला और हसन अली मुल्ला को पुलिस हिरासत की मांग करते हुए गुरुवार को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। उपमंडलीय अदालत के न्यायाधीश ने पूर्वी वर्धमान के गुलसी के शुभ रुईदास और मुर्शिदाबाद के घर गांव के महेंद्रनाथ दास के 4 लोगों को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महेंद्रनाथ दास फर्जी इनवॉइस बनाकर इस कारोबार को अंजाम दे रहा था। दुर्गापुर उप विभागीय अदालत के न्यायाधीश ने शेष 2 के लिए 14 दिनों की जेल हिरासत का आदेश दिया। पांडवेश्वर थाने की पुलिस गिरफ्तार लोगों की पुलिस हिरासत को लेकर जांच में तेजी करने की कोशिश कर रही है। আপনি তো নকল চালান বানাতেন, মহেন্দ্রনাথ দাস আপনার নাম, হ্যাঁ?
নকল চালান আপনি বানাতেন বালিশ তো? নকল চালান আমি বানাই। তাহলে কি বানান? নিজের জন্য। তাহলে কেন অ্যারেস্ট করলো আপনাকে পুলিশ? আমি ঘাটের চালানই বানাই। হ্যাঁ, ঘাটের চালান বানাই। কার নির্দেশে চলতো ঘাট? এটা কোম্পানির ঘাট, কোম্পানি চালাতো। কোন কোম্পানি? কোন কোম্পানি? কে চালাতো? কে চালাতো? কি নাম তার? কতদিন থেকে চালাতো? কি নাম তার? কি নাম? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक एक अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी को दूसरी बार बनाए जाने पर इनके सभी टीएमसी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। इसी खुशी में आज एक कार्यक्रम के दौरान जामुड़िया टीएमसी कांग्रेस ब्लॉक के कार्यालय में इनके लोगों द्वारा सुब्रत अधिकारी को बुक्के देकर सम्मानित किया गया और उनका मुंह मीठा भी करवाया गया। इस मौके पर महिला ब्लॉक के अध्यक्ष राखी कर्माकर, मृदुल चक्रवर्ती, अब्दुल हाउस, अनिमेश बैनर्जी, तर्केश्वर सिंह बानाश्वर, हेमरम, तरुण दास, वैशाखी बावरी, सत्यनारायण रवानी, सुवर्ण चट्टराज, प्रदीप मुखर्जी उपस्थित थे। इस दौरान जामुड़िया ब्लॉक के अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আমাদের সর্বভারতীয় সভানেত্রী, আমাদের সকলের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম জানাবো এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই এবং তারা যে বিশ্বাস এবং আস্থা আমার উপর আবার রেখেছেন সেই জন্য। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জেলার সভাপতি মাননীয় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং আমাদের সকলের বলা যায় আমাদের রাজনীতিক গুরু অভিভাবক আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন এবং ওনারা নিশ্চয়ই সব দিক চিন্তা ভাবনা করেছেন যে আগামী দিনে যাতে রেজাল্ট ভালো করা যায়, সেই চিন্তাধারা নিয়ে ওনারা আবার আমাদের পুনরায় সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করবেন। বিরোধীর কোনো প্রভাব নেই। বিজেপি তো উন্নয়ন নিয়ে কোনো রাজনীতি করে না। ওরা যদি উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, তাহলে কিন্তু তারা 100তে 0 পাবে। ওরা রাজনীতিটা করে ধর্ম নিয়ে, মানুষকে ধর্মের সুশ্রুতি দিয়ে তারা রাজনীতি করে। তারা যেভাবে 2014 সালে ধর্মের সুশ্রুতি নিয়ে ক্ষমতা এসেছিল, ঠিক 2019 সালেও ঠিক সেইভাবেই তারা এসেছে এবং এই 2024 সালে ঠিক সেইভাবেই মানুষকে তারা এই বিভাজনের রাজনীতি করে তারা আবার ক্ষমতা আসার চেষ্টা করে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अंडाल ब्लॉक के मधुसूदन कोलियरी कोऑपरेटिव चुनाव में कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस ने सभी 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की। दूसरे दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन विरोधियों ने नॉमिनेशन पेपर उठाने नहीं आया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस जिला सह सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया, केकेएससी के संयुक्त महासचिव गुरदास चक्रवर्ती, बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह तथा सभी सदस्यों ने मिलकर जीते हुए सभी 9 उम्मीदवारों को सम्मानित किया और जश्न भी मनाया। उपस्थित रहे बहुला अंचल सभाधिपति उत्तम मिर्धा, प्रदीप पोदार, सुदर्शन सेन, गौतम चौहान तथा सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। सुनने तो यहाँ का वर्कर ने करते हैं। कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस और जो वर्कर का जो जनाधार है वो ममता बंदोपाध्याय के साथ में है और ये चुनाव में हम लोग आमंत्रित CI2 को लोग को बोले थे, अन्य यूनियन लोग को बोले थे कि आप लोग आइए यहाँ नॉमिनेशन दीजिए, आप लोग नॉमिनेशन दीजिए। हम लोग नॉमिनेशन देने के लिए किसी को मना नहीं किए थे और ये संविधान में सबको अधिकार है कि सब चुनाव में सभी लोग आके भागीदारी ले सकते हैं। नॉमिनेशन में वो लोग नहीं आए, उनके साथ में वर्कर का जनाधार नहीं है, वर्कर उनके साथ में नहीं है। और एक बात निश्चित है कि हिंदुस्तान के अंदर में पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रांत है, ये प्रांत हिंदुस्तान को दिशा दिखाता है। तो ये प्रांत जो है आगामी 2024 में भी কেন তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের আবার কি কেন কি ময়দানে কেউ নেই, সব একসঙ্গে। অভিযোগ উঠছে কি ফাইল করতে দেওয়া হয়নি? কোথায় কোন অভিযোগের লোককে আমার সামনে দাঁড় করাও। আমরা কাকে হুইপ দিয়েছি, না কাকে লাঠি দেখিয়েছি, না কাকে রিভলভার দেখানো হয়েছে, বলুক, এসে বলুক, সামনে বলুক। তো রেজাল্টটা ফেসটাও দেখা দরকার আছে। আলটিমেট রেজাল্টটা কি হলো? রেজাল্টে কি হলো? ভালো হলো।
टीएमसी जॉय कर रहे हैं। आपको भी मुबारकबाद और धन्यवाद देते हैं। ये कम से कम ये पूछ रहे हैं कि रिजल्ट के विषय में। रिजल्ट तो सीधी है कि दीदी की जीत हुई है, ममता दीदी की जीत हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम बोलेंगे कि हमारा तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी के नाम से और हमारा जो जिला अध्यक्ष है नरेंद्र चक्रवर्ती जी के नाम से एक बार जोरदार ताली हो जाए। इसी का नाम जो है तृणमूल कांग्रेस है। माठ में ढेर प्रचार होता है, इधर गया उधर गया, ये करेगा वो करेगा, ठीक है। HMS ऐसे है, हम सबको बोलना चाहते हैं कि HMS भी तृणमूल कांग्रेस है। ये सबको दिमाग में रहना चाहिए, सबको जानकारी होना चाहिए। जैसे हमारा आनंद भाई बोल रहा है, जे दादा बोल दिया जो निराला भाई लोग, लेकिन निराला भाई भी तो दीदी का आदमी है। एक नंबर बात है कि निराला भाई भी दीदी का आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोग बोलता है कि आप तो HMS करते हैं, आप जिला का सभापति हो गए। देखिए हम अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। ECL बंकोला क्षेत्र अंतर्गत श्याम सुंदरपुर चंचनी कोलियरी स्थित मैरिज हॉल में कोल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन CIL का आम सभा आयोजित किया गया। साथ ही नई कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें 26 सदस्यों का कार्यकारिणी पदाधिकारी का चयन किया गया था, जिसमें राजेंद्र जयसवारा काजोरा एरिया में सीनियर ओवरमैन पद पर कार्यरत ECL कर्मी को ECL के अध्यक्ष बनाया गया। लच्छीराम हरिजन बंकोला एरिया में फीटर के पद पर कार्यरत को ECL महासचिव बनाया गया एवं केदार हरिजन टंडेल सुपरवाइजर पद पर पांडवेश्वर एरिया में कार्यरत को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कोल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन सिस्टर संस्थापक एवं CIL के पूर्व महाप्रबंधक RS राम उपस्थित थे। पार्लियामेंट्री कमेटी से, अनुसूचित जाति आयोग से, अनुसूचित जनजाति आयोग से लगातार मांग करते रहे हैं कि हमको प्रतिनिधित्व दीजिए, और या नहीं देते हैं तो जो कमेटियां जो गठित है वो अवैधानिक कमेटी है, या तो उसका चुनाव कराइए। ये हमेशा हम लोग डिमांड करते रहे हैं साथियों, क्योंकि JVCCI को हमेशा कहा जाता था कि अवैधानिक कमेटी है, कंपनी में संचालित स्टीयरिंग कमेटी अवैधानिक कमेटी है, और हम लोग इसका हमेशा मांग करते रहे हैं। अभी वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 जनवरी 2024 को आदेश जारी किया है कि 30 जून 2024 तक वर्ष कमेटी का चुनाव कराना है। वर्ष कमेटी का मतलब है कि जो चुन के आएगा वही कंपनी में स्टीयरिंग कमेटी में बैठेगा, वही वेलफेयर में बैठेगा और वही सेफ्टी में बैठेगा। इसके पहले कोल इंडिया यूनियन के दबाव में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3 में उल्लेखित है वर्ष कमेटी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।